नामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर भाजपा में शुरू हुई जश्न की तैयारियां। हर जिले में पार्टी करेगी भव्य कार्यक्रम। भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने का करेगी काम। प्रदेशवासियों को लगेगा महंगाई का झटका। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से 12% तक महंगी हो सकती है बिजली। नियामक आयोग 23 मार्च को जारी करेगा नई दरें। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में रात से ही हो रही बारिश। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी से लौटी ठंड। और हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में कार्रवाई की, पेशी की, अदालत ने भेजा जेल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में G20 बैठक का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने इस माह के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की और सभी आवश्यक निर्देश इस दौरान उन्होंने दिए। आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की भी कोई कमी न रहे, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर S संधू और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयुक्त कुमाऊं सहित जिला अधिकारी उधम सिंह नगर और नैनीताल भी बैठक से जुड़े रहे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां राजधानी देहरादून में 23 मार्च को धामी सरकार को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी अपने तमाम कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर जिले में विकास पुस्तिकाओं का विमोचन होगा। हर विधानसभा में भी अलग अलग तिथियों पर समाज कल्याण विभाग कैंप लगाएगा, जिसमें सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। 23 तारीख को विकास पुस्तिका विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। तो शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार उपलब्धियों की पत्रक, ये लोग हम प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे। पत्रक हमारे छप गए हैं, लगभग हमने 15 लाख पत्रक ये हम बूथों तक पहुँचाएंगे। सितारगंज के कुरौली में पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवंटन पत्रों का वितरण किया गया। 1168 आवासों का आवंटन पत्र वितरित किए गए। ग्रिप कंस्ट्रक्शन कंपनी कुरौली में 1168 आवासों को निर्माण कर रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 10 मार्च को ड्रॉ से 394 लाभार्थियों के आवास आवंटित किए थे। के सापेक्ष 394 फ्लैटों का आवंटन हो चुका है, जिसमें 10 मार्च को विधानसभा से इसको माननीय मंत्री जी ने, सौरभ बहुगुणा जी और हाउसिंग मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया था। 23 लोगों को वहां से हम लोगों ने अलॉटमेंट लेटर दिया था और आज 37 लोगों को एसडीएम साहब के द्वारा अलॉट किया गया। आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो हमारे कुरौली क्षेत्र में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, इनका 37 लोगों का जो है आज आवंटन किया गया है। अभी तक 300 से ज़्यादा आवंटन हो चुके हैं और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे लगता है इसमें जो भी हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो भी डिजर्विंग परिवार हैं, उनको इससे आवास योजना से लाभ मिलेगा। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून में 12 से 18 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में 6 दिन में 400 रोगियों की जांच की गई, जिसमें 3% लोगों का पॉजिटिविटी रेट रहा और 12 मरीजों की आंखों में काला मोतिया होना पाया गया, जिनका उपचार शुरू कर दिया गया। इसी दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि आंखों की सुरक्षा के लिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं काला मोतिया से होने वाली अंधता को रोका जा सकता है, जिसके लिए 40 साल से ऊपर के सभी लोग की नियमित जांच पर जोर देने की जरूरत है।
डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी होती है जो कि पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो ब्लाइंडनेस का नंबर 2 कॉज है और इसके लिए अवेयरनेस सप्ताह पहले डे मनाया जाता था। आज की तारीख में पिछले 8-10 सालों से सप्ताह मनाते हैं क्योंकि जितनी इसकी प्रेवलेंस है ब्लाइंडनेस की उस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही थी। तो हम विभिन्न माध्यमों से इस 7 दिनों में सबसे पहले तो स्क्रीनिंग करते हैं अस्पताल में आए हुए मरीजों की और पेशेंट को भी, जैसे हमने अपनी MBBS बच्चों को जागरूक करा इस बीमारी के बारे में, हम पेशेंट्स को भी जागरूक करते हैं। आने वाले समय में इसकी जो ब्लाइंडनेस है इसको कम से कम किया जा सके और साथ ही इसका सही समय पे इलाज किया जा सके क्योंकि एक बार जो रोशनी चली जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती। आगे बढ़ेंगे उत्तरकाशी में, जहां एक और पारंपरिक भोजन विलुप्त होता जा रहा है और भोजन थालियों में लोग पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी बीच गढ़वाल भोजन के जस्सी पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिससे यात्रा सीजन में यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। गढ़वाली थाली को चखने के लिए जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे। जस्सी की माने तो इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को राज्य की संस्कृति के हिसाब से भोजन थाली मिलेगी। तो ये संचालक समिति, जगन्नाथ समिति जो स्वच्छ सहकारिता है साल वाली, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने ये जगह प्रोवाइड कराई अमित भाई को और हमको कि इसको आगे बढ़ाओ। फिर यहाँ पे ये है कि जो ये गढ़वाली फूड है इसकी भूमिका हमने देखी कि हर जगह हर स्टेट में अपना अपना एक फूड होता है कि पंजाबी फूड, गुजराती फूड, महाराष्ट्री फूड। ऐसे हमने भी सोचा कि उत्तराखंडी एक फूड हो जो हमारा अनाज है वो बहुत कुछ ऐसा है जिसके नए नए तरीके के फूड के आइटम बन सकते हैं और वैसे भी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लोहाघाट की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अभाव में लोहावती नदी का सीवेज युक्त पानी सीधा घरों में आ रहा है। नगरवासियों की इस समस्या पर ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासन। लोहाघाट के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भुवन जोशी का कहना है कि प्रशासन बिना किसी वाटर ट्रीटमेंट के लोहावती नदी का मलमूत्र युक्त पानी सीधा आम लोगों के घरों में पहुंचा रहा है। वर्षों तक गंदा पानी पीने से नगरवासी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पानी जैसा भी हम लोग सीवर लाइनों से बह करके जो हमारे क्षेत्र की गंदगी और जो पानी बह रहा है नालियों में, उसे बिना किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लोगों तक सप्लाई कर दिया जा रहा है। आज जनसंख्या अगर आसपास के क्षेत्र की मिलाई जाए 10 से 12 हज़ार जनसंख्या है और ये जनसंख्या को केवल वही मलमूत्र युक्त पानी पीना पड़ रहा है। यदि हम गलत हैं, आप सर्वे कराओ, अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जनता के सामने दिखाओ। हम देखना चाहते हैं आप किस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट करके हमको भेज रहे हैं। आज आप जो गंदा पानी पिला रहे हैं इसका भुगतान सरकार को ही पड़ना पड़ेगा। उत्तरकाशी जनपद में मौसम ने करवट बदली है। जनपद में एक सप्ताह से लगातार ओलावृष्टि और बारिश का दौर जारी है। ओलावृष्टि होने से काश्तकारों की नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। काश्तकार बेमौसम की मार के चलते काफी ज्यादा परेशान है। वहीं किसान मोर्चा अध्यक्ष ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। काश्तकारों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। जो है हमारे किसानों की जो है काफ़ी सारी जो है गेहूं की फसल है, आलू की फसल है, तमाम तरह से जो है वैसे वो नुकसान हो रहा था। मगर अब जो है जैसे फसल कटान का समय आया और देखने को मिला मुझे जनपद उत्तरकाशी मतलब प्रत्येक विकास खंड में कि ओला दृष्टि जो हुई है उससे हमारे जो लघु कृषक हैं उनको उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार भी चाहते हैं कि हमारे जो लघु कृषक हैं उनको कहीं अहित ना हो। इसके लिए मैं आज जो हूँ अपने ज्ञापन दे रहा हूँ डीएम साहब के माध्यम से, और जो भी इनका मुआवजा हो, जो हमारे फसलों का, गरीब किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको जो है उचित मुआवजा जो सरकार। हल्द्वानी पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 102 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई है। पकड़ा गया तस्कर उधम सिंह नगर के किच्छा का रहने वाला है, जो स्मैक की तस्करी करने आया था। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी सीज कर दी है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि तस्कर छोटे सप्लायरों को स्मैक बेचता था। पुलिस अब इसके लोकल नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। के द्वारा हेलमेट भी नहीं पहना गया था। इसने वापस भागने की कोशिश की। पुलिस ने इसको रोक करके जब इससे पूछताछ की तो इसके बैग में तलाशी के दौरान आपका 102 ग्राम स्मैक निकली। ये मोहम्मद आरिफ
दीक्षा धर्म का रहने वाला है और इसने पूछताछ में बताया है कि मोहम्मद शरीफ जो सिदारगंज का है उससे ये खरीद करके लाया था और यहाँ जो लोकल पेडलर्स हैं उनको बेचने आया था। इसमें अभी गहनता से पूछताछ चल रही है। इसका पूरा नेटवर्क पुलिस निकाल रही है और इसका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उधमसिंह नगर से मंगाया जा रहा है। पुलिस टीम और आपका एसओजी टीम द्वारा जो ये सराहनीय कार्य किया गया इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये की घोषणा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बनवसा पुलिस ने वाहनों में डीजल चोरी करने वाले 2 शरारती चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 35 लीटर डीजल भी जब्त किया है। अभी एक और आरोपी फरार है। सीओ अविनाश शर्मा ने बताया कि बनवसा के पचपकरिया निवासी शमशेर सिंह देवपा ने थाने में अज्ञात चोरों ने उनके ट्रक से 360 लीटर डीजल चोरी किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें 2 आरोपियों को अकील और नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिली कि जो इसमें चोरी में अभियुक्त संलिप्त थे, उनकी सूचना मिली कि वो बरेली क्षेत्र में कहीं दिखे हैं। तो उस पर हमारी टीम गई और उनको लेकर आई। उसमें 2 अभियुक्त पकड़ में आए हैं। इसमें एक का नाम है आकिल और दूसरे का नाम है नदीम। तीसरा अभियुक्त भी है, वो अभी फरार चल रहा है, उसके लिए भी टीम भेजी जा रही है। जो 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं ये बरेली और पीलीभीत के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र में काफ़ी कुख्यात रहे हैं। इनके विरुद्ध विभिन्न हत्या, अपहरण और अन्य जो भी अपराध हैं उनके क्राइम लिखे गए हैं और ये अपने थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर भी है। तो इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे इसकी जो भी कार्रवाई होगी, जिसमें इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट या अन्य जो भी हम कार्रवाई करेंगे, इसके लिए आगे की कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में युवा महाविद्यालय में छात्रवृत्ति को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में छात्रों ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। दरअसल साल 2022 में स्कॉलरशिप न मिलने से छात्र सरकार से नाराज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास कई कॉलेजों की फाइलें अटकी हैं जो समाज कल्याण विभाग तक नहीं पहुंच पा रही। इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है ताकि जल्द ही जिन कॉलेजों के प्रमाण पत्र रुके हुए हैं उन छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र मिल सके। तो 2022-23 की जो स्कॉलरशिप है तो वो अभी कई छात्रों ने अपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरे हैं पर लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। आप जो है पहले यूनिवर्सिटी एक प्रमाण पत्र दे कि मुझसे कौन कौन से कॉलेज एफिलिएशन है। यूनिवर्सिटी वो भेजेगी राज्यपाल जी को और राज्यपाल एक सर्टिफिकेट देता है उन्हें कि आप जो है ये कॉलेज जो है HNB से किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। तो कई ऐसे कॉलेजों की फाइलें अभी भी राज्यपाल महोदय के पास हैं जिनके कारण वहाँ पे जो है समाज कल्याण अधिकारी तक वो फाइलें नहीं पहुंची हैं। इसी कारण वहाँ पे अभी समाज कल्याण विभाग जो है कई बच्चों को भी छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है। इसके लिए हमने आज डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी जिन कॉलेजों की फाइलें हैं उन्हें प्रमाण पत्र दें। जसपुर में एसएसपी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के मामले में नया मोड़ आया है। उधमसिंह नगर जनपद के एसएसपी के खिलाफ लाए विशेष अधिकार हनन के मामले में सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने फिर से जांच के निर्देश दे दिए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। जसपुर से विधायक आदेश चौहान के विशेषाधिकार मामले में लगातार अब नया मोड़ आ रहा है और आज जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर साक्ष्य दिए हैं उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी कार्रवाई के और जांच के निर्देश दिए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से विशेषाधिकार आप पहले भी लेकर आए थे उसके बाद उसको स्थगित कर दिया, आज आपने नए तथ्य दिए हैं, क्या कुछ इस पर तथ्य मिला? आज विशेषाधिकार हनन कायदे में सदन का किया है, विधायक का नहीं, लेकिन मैं इसलिए लाया क्योंकि मेरे पास इसके साक्षी हैं। मैंने 29 नवंबर 22 को विशेषाधिकार हनन लाया था पुलिस एसएसपी के खिलाफ। उसी की जांच माननीय अध्यक्ष महोदय ने कराई और उस जांच की जो निर्णय आया और निर्णय को उन्होंने जो सुनाया तो उसमें 2 तथ्य जो उन्होंने गलत पेश किए उसी को मैंने आज पेश किया। उन्होंने एक तो कहा कि मैं 6 साल से गनर विधायक के पास है और उस विधायक को उसी गनर को ये चाहते हैं, जबकि मैंने ये कहा कि भाई वो गनर पहली बात तो 6 महीने से मिल पाए, अगस्त से गनर नहीं। तो जब आपने 6 महीने पहले उसे वापस बुला लिया तो 5.5 साल होते, 6 साल मेरा पूरा कार्यकाल नहीं हो रहा। उसके बीच में मेरे पास 5 गनर और रहे हैं, उन गनरों का कार्यकाल निकालिए। तो एक तथ्य तो उन्होंने जो है सदन को ये झूठ अवगत कराया। दूसरा उन्होंने एक क्या किया कि एक जो अभियोग जो मेरे ऊपर 313 और 20-22 जो मेरे विरुद्ध 323 और 5005-6 में 11-12 को इन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया, कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, तो वर्तमान में दोनों अभियोग वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचार दें। तो मैंने कोर्ट से न्यायालय में शपथ पत्र देकर वकील के द्वारा मंगवाया कि क्या मेरे पास कोई अभियोग दर्ज है।
तो उन्होंने ये दिया कि जी नहीं। तो आज तारीख तक अभी दर्ज नहीं है और वो कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो ये दी होगी तो सप्ताह या 15 दिन पहले दी होगी, तो इतने दिन पहले उन्होंने कह दिया कि न्यायालय में विचार दें, तो वो सदन को गुमराह कर रहे हैं। यही बात मैंने अध्यक्ष जी से कहा और अध्यक्ष ने जी को मैं साधुवाद दूंगा, उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो क्या मानते हैं कि अधिकारियों ने गुमराह करने की कोशिश की? मैं जो पहले कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार नाम की चीज़ नहीं, अधिकारी चला रहे हैं। जो अधिकारी पढ़ा देते हैं वो हमारे मंत्री और जो नेता मान लेते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्यता पर जाइए। जनता की समस्याओं को जितना विधायक समझ सकता है इतना कोई नहीं समझ सकता। मेरी मांग है कि वो जो एसएसपी है वो पहले दिन से झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है और आज पहले मौखिक था, आज प्रमाण है इस बात का। देखिए, पहली बात तो उसने, जब मैंने उसको तहरीर दी तो उसने मेरी 8 दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। मुख्यमंत्री के आदेश पर वो रिपोर्ट दर्ज होती है। इसका मतलब जब रिपोर्ट दर्ज हो गई तो तुमने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र अगर तुम कह रहे हो दाखिल बना दिया तो इसका मतलब वो मामला सही था। अगर मामला सही था तो तुमने 8 दिन रिपोर्ट दर्ज करने में क्यों लगाई? तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह के अधिकारी, हठधर्मी अधिकारी, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो जो आज फैसला लिया गया उसका संतुष्ट? हाँ, जो अध्यक्ष तो सबके सामने पीठ ने कहा है और मैं, क्योंकि पीठ को भी, ये पीठ का भी एक तरह से मतलब गुमराह किया पीठ को भी कि जो चीज नहीं है वो उन्होंने पेश की, तो पीठ ने भी जो निर्णय लिया है वो तो स्वागत योग्य है। तो ये थे विधायक आदेश चौहान, जिनके तौर पर कहना है कि जो आज पीठ ने निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है और ऐसे में अब जांच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट आती है वो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ आकाश गौड़, i24 गैरसैंण। उत्तरकाशी में एएनएम स्वास्थ्यकर्मी ने सराहनीय कार्य किया है। एएनएम पूनम नौटियाल ने अपने क्षेत्र में कोविड का 100% टीकाकरण कराया है। पूनम नौटियाल की इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की है और मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पूनम नौटियाल से बात की। इसी को लेकर IND24 के संवाददाता दीपक नौटियाल से खास बातचीत की पूनम नौटियाल ने नाम रोशन किया है उत्तराखंड का। साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूनम नौटियाल की तारीफ की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूनम नौटियाल की इस उपलब्धि के लिए उनकी जमकर तारीफ की और खास बातचीत की हमारे संवाददाता पूनम नौटियाल से। दीपक नौटियाल ने सुनिए। आज हम आपसे मिलवाते हैं उत्तरकाशी जनपद की पूनम नौटियाल, जिन्होंने की कोविड काल में जो है एक ऐसा काम किया है जिसको कि एक हर किसी की बस की बात नहीं होती। इन्होंने कोविड काल में 100% वैक्सीनेशन करके अपनी जान की परवाह न करते हुए भी जो है लोगों को जीवन दान दिया है। और आज हम मिलवा रहे हैं आपसे पूनम नौटियाल से। पूनम जी, आपने जो है कोविड वैक्सीनेशन काल में जो है बहुत बड़ा काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पेशली आपका नाम लिया। क्या कहना है आपका और कैसे आपकी उस समय स्थिति थी जो आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया? नमस्कार सभी लोगों को, मैं पूनम नौटियाल हूँ और मैं एक एएनएम हूँ। मैंने कोविड काल में अच्छा कार्य किया, वो भी मतलब जो मेरे सहपाठी थे और जो गांव के लोग थे उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। और जब मैं क्षेत्र में जाती थी तो लोग पहले मना करते थे कि नहीं, हमें नहीं लगवाना है, इस टीके से पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर मैं उनको अपना उदाहरण देती, जो हमारे साथ वाले थे उनको उदाहरण देती कि हम लोग सभी लोग स्वस्थ हैं और आपके सामने हैं, आपको भी टीका लगवाना चाहिए। तो कुछ लोग तो मान जाते थे और कुछ लोग फिर भी मना करते, तो उनको फिर जैसे ग्राम प्रधान हो गई, आंगनवाड़ियाँ हो गई, उनके माध्यम से तो मैं उनको समझाती थी, तो बाद में वो लोग भी मान जाते। फिर हम लोगों ने घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेशन किया। और जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने मेरे कार्य को सराहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब से उन्होंने मुझे मतलब अपना आशीर्वाद दिया है तो मैं उसमें से मेरा आत्मविश्वास और भी अच्छा हो गया है। और मैं मतलब जो हमारे समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको अच्छी तरह निभाना चाहिए और जितना हमसे हो सके उतने समाज के लिए कार्य करना चाहिए। राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर ली गई है। 25 मार्च तक गेहूं खरीद नीति जारी हो सकती है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछली बार की तुलना में 110 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है, जबकि बाजार भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल है। खुले बाजार में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से अधिक है। इसी कारण इस बार सरकारी तौल केंद्रों पर गेहूं कम आने की संभावना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। से गेहूं खराई स्टार्ट हो जाएगी। सरकार के उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं
इसमें हमारी तैयारी चल रही है। अभी 18 तारीख को इस संबंध में एक बैठक बुला रखी जिसमें सारे एसएमओस और जो क्रय एजेंसियाँ हैं उनको बुलाया है और 25 मार्च तक हमको इसमें मीटिंग करके जो भी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी करनी है और जो भी सरकार इसके एमएसपी निर्धारित करेगी उस दरों पे हम लोग खरीदेंगे। और कहीं अच्छे दर मिल रहे हैं तो दूसरी जगह जाने के लिए भी उनका मंच खुला है, वो कहीं पे जाके अपना उत्तराखंड के पूर्णागिरि धाम में 9 मार्च से वार्षिक मेले का आयोजन चल रहा है। भारी संख्या से श्रद्धालु माता पूर्णागिरि के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मेला कमेटी और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की है। वहीं मेले में पहुंच रहे तीर्थयात्री भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। काफ़ी अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके, काफ़ी अच्छा फील महसूस हो रहा है और यही सब लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ एक बार आएँ और माँ का आशीर्वाद लेके जाएं। ये माँ पूर्णागिरि का जो मेला है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला जो 3 महीने तक चलता है, इसमें बाहर से देश के कई प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं को जो है किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो तो सारी तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है, जिसमें इनको जो है पानी की कोई दिक्कत ना हो, शौचालय वगैरह इसकी कोई दिक्कत ना हो। शारदा घाट में भी अलग से एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त है और वहाँ हमारे जो गोताखोर है जल पुलिस है उनको भी तैनात कर रखा है और साफ सफाई की भी वहाँ एक मोबाइल शौचालय भी है, स्नान घर भी ऊपर है, तो वो भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो तो वहाँ भी पूरी व्यवस्था। चंपावत के टनकपुर में राज्य स्तरीय सरस मेला आगामी 19 मार्च से आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं सरस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसी बीच डीएम नरेंद्र भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के कई राज्यों के लोग सरस मेले में शिरकत करेंगे। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह की 200 से ज्यादा स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हमारा आजीविका मेला 2023 है, ये राष्ट्रीय लेवल का मेला है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड दोनों इसको फंड कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे 19 मार्च को सायं 4 से 5 बजे के बीच। तो इसमें हमारे 11 राज्यों से अभी कंफर्म हो गया है और हमारे जो विभिन्न जनपदों से लगभग 90 स्टॉल कंफर्म हो गए हैं। लगभग 200 स्टॉल रहेंगे। इसमें मेला होगा, इसमें झूले होंगे बच्चों के खेलने के लिए और फूड स्टॉल होंगे। तो एक जो टनकपुर और चंपावत के जो हमारी पब्लिक है वो जाके एंजॉय कर सकती है। और वहाँ पे जो हमारी लोकल, इसका मेन है कि जो हमारी उत्पाद होती है, जो महिलाएं समूह जो भी प्रोड्यूस बनाती हैं, शहद अगर बना रही हैं या मूंज घास से टोकरियां बना रही हैं या कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स बना रही हैं या अगर लोहे के कुछ जैसे लोहा काटने प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो हम डिस्प्ले करेंगे। बाकी जनपदों से भी डिस्प्ले होगा, बाकी राज्यों से भी डिस्प्ले होगा। और इसमें हर दिन पब्लिक को एक अट्रैक्शन भी देने के लिए हर दिन स्टार नाइट हमने रखी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।